स्किन एसडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन चर्चा करेंगे एक्ने के ऊपर, जिसे आम भाषा के अंदर पिंपल्स या मुहासे कहते हैं। एक्ने का पूरा नाम एक्ने वल्गैरिस है। वल्गैरिस का मतलब होता है कॉमन। चूंकि एक्ने कई तरह की होती है तो उसमें जो सबसे कॉमन एक्ने है उसको अपन कहते हैं एक्ने वल्गैरिस। एक्ने वास्तव में बहुत कॉमन है। किशोरावस्था के अंदर यानी टीनेजर्स के अंदर 80 से 90% लड़के लड़कियों को एक्ने होती है। एक्ने की जो उम्र है शुरू होने की वो है 12 से 25 साल, लेकिन इसके बाद भी एक्ने कभी भी हो सकती है। 50 साल की उम्र तक भी कभी एक्ने निकल सकती है। एक्ने चेहरे पे तो होती है, लेकिन चेहरे के अलावा ये चेस्ट पे भी हो सकती है, ऊपर बैक पे भी हो सकती है, शोल्डर्स पे भी हो सकती है और बाहों पे भी हो सकती है। एक्ने लड़कों में लड़कियों की बजाय ज़्यादा होती है और सीवियर भी लड़कों में ज़्यादा होती है। अब अपन ये देखते हैं कि एक्ने कैसी होती है, दिखने में कैसी लगती है, यानी इसके क्या लक्षण हैं। तो इसके लिए आप ये चित्र देखें। इस चित्र के अंदर इस व्यक्ति के जो चेहरे के ऊपर जो बहुत सारे दाने दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब एक्ने हैं। लेकिन जब इन दानों को अपन नज़दीक से देखेंगे या ध्यान से अपन इनको देखेंगे तो इसमें बहुत तरह के दाने हैं, अलग अलग तरह के दाने हैं इसके अंदर। तो उन दानों को अलग अलग नाम दिया गया है मेडिकल की भाषा के अंदर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो छोटे छोटे बारीक दाने हैं जो 103 मिलीमीटर साइज के हैं, इनको हम बोलते हैं कीलें आम भाषा में, पर मेडिकल टर्म्स में इनको बोलते हैं कॉमेडोन्स। और कॉमेडोन्स ये दो तरह के होते हैं, एक तो क्लोज कॉमेडोन्स और एक ओपन कॉमेडोन्स। क्लोज कॉमेडोन्स यानी वाइट हेड्स जो सफ़ेद रंग के दिखाई पड़ते हैं, और ओपन कॉमेडोन्स यानी जो काले रंग के छोटे छोटे दाने पड़ते हैं वो होते हैं ब्लैक हेड्स। इन कॉमेडोन्स के अलावा कुछ और लाल दाने भी अपने को दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो लाल दाने हैं जो छोटे साइज़ के हैं, और इनको बोलते हैं पेप्यूल्स। और ये पेप्यूल्स सॉलिड होते हैं, लेकिन दूसरे एक और दाने हैं जो इसी छोटे साइज़ के हैं लेकिन वो सॉलिड नहीं है, तो उनमें पस भरा हुआ है, मवाद भरा हुआ है, उनको बोलते हैं पस्ट्यूल्स। इनके अलावा कुछ बड़े दाने भी हैं। तो बड़े दाने जो लाल रंग के बड़े दाने 1 सेंटीमीटर से बड़े साइज़ के हैं, इनको कहते हैं नोड्यूल्स। और ऐसे ही बड़े दाने जो सॉलिड नहीं है, जिनके अंदर पस भरा हुआ है या उसके अंदर तेल भरा हुआ है, नेचुरल ऑयल स्किन का जिसे सीबम कहते हैं वो भरा हुआ है, इनको बोलते हैं सिस्ट। इन सब दानों के अलावा अपन देखते हैं कि छोटे छोटे खड्डे दिखाई पड़ रहे हैं अपने को स्किन में। तो ये जो छोटे छोटे खड्डे हैं ये हैं स्कार्स, और ये एक्ने के स्कार्स को कहते हैं पिटेड स्कार्स। क्यों इस तरह के छोटे छोटे खड्डे के रूप में होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं पिटेड स्कार्स। तो ये थे एक्ने के विभिन्न प्रकार, मतलब विभिन्न तरह के दाने या लक्षण एक्ने के। अब अपन इस पर विचार करते हैं कि आखिर ये दाने क्यों बनते हैं, एक्ने क्यों होती है, एक्ने का कारण क्या है। तो देखिए, एक्ने का मेन कारण तो इस अवस्था के अंदर बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हैं। हार्मोन्स मतलब एंड्रोजन्स जो होते हैं बॉडी के अंदर, उसका लेवल किशोर अवस्था के अंदर बढ़ जाता है, और उस लेवल बढ़ने के कारण से ये एक्ने बनती है। अब एक्ने कैसे बनती है इस पे अपन थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अपने फेस के ऊपर या दूसरी जगह भी बहुत सारे पोर्स होते हैं अपने, और पोर्स होते हैं जिनको रोम छिद्र कहते हैं, और इन्हीं रोम छिद्रों से बाल बाहर निकलता है, और इन्हीं रोम छिद्रों से ऑयल बाहर निकलता है, जो नेचुरल ऑयल होता है, सीबम जिसे कहते हैं, वो बाहर आता है। तो ये जो रोम छिद्र है, इसके अंदर का जो भाग होता है वो एक ट्यूब की तरह होता है, और जिसे हम कहते हैं हेयर फॉलिकल। तो इस चित्र में आप हेयर फॉलिकल देख रहे हैं। तो ये जो हेयर फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल के साइड में अपन देखेंगे कि एक ग्लैंड आके जुड़ रही है इससे, और इस ग्लैंड को कहते हैं सीबेसियस ग्लैंड। तो ये हार्मोन्स के कारण से, बढ़े हुए हार्मोन्स के कारण से सीबेसियस ग्लैंड का साइज बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा हो जाता है तो उससे ज़्यादा सीबम निकलने लगता है। सीबम ज़्यादा जब निकलता है और साथ में डेड स्किन सेल्स ये सब मिल के एक प्लग बना देते हैं, और ये जो प्लग होता है वो जो हेयर फॉलिकल का छेद है जो सरफेस पे खुलता है, स्किन पे खुलता है, वो ब्लॉक हो जाता है, एक दाना बन जाता है, और वही दाना जो है वो ब्लैक हेड और वाइट हेड होता है। तो इस तरह से कॉमेडोन बनता है। अब एक और प्रोसेस है इसके अंदर। तो एक प्रोसेस तो हो गई हार्मोन्स की, दूसरी प्रोसेस हो गई ये तेल ज़्यादा बनने की, ऑयल ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है ऑयल ग्लैंड के बढ़ने के कारण से, और तीसरी एक प्रोसेस और आ रही है एक्ने बनने के अंदर। वो तीसरी प्रोसेस ये है कि अपने स्किन सरफेस पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, खासकर अपने फेस के ऊपर। उनमें से कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम बोलते हैं पी एक्निस। तो ये जो पी एक्निस बैक्टीरिया हैं, ये इस हेयर फॉलिकल के अंदर जाके इन्फेक्शन करते हैं, और इन्फेक्शन करके
इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, यानी सूजन आ जाती है, और सूजन आने से एक लाल दाना बन जाता है, और वो जो लाल दाना होता है वो एक पैप्यूल होता है। तो इस तरह से पैप्यूल बन जाता है, फिर बड़ा होकर आगे चल के वो नोडुल बन जाता है, पस्यूल बन जाता है और सिस्ट बन जाती है। तो ये इस तरह से दाने बन जाते हैं। फिर उसके बाद ये जब दाने ठीक फूट जाते हैं तो ये स्कार छोड़ देते हैं। तो ये एक्नी का प्रोसेस है कि एक्नी किस तरह से बनती है। तो ये तो मेन कारण है एक्नी का। लेकिन इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जिनको अपन कह सकते हैं रिस्क फैक्टर, उनके कारण से एक्नी हो जाती है, एक्नी बढ़ जाती है। जैसे कि हेरिडिटी फैक्टर्स। हेरिडिटी का मतलब ये है कि अगर पेरेंट्स के अंदर एक्नी की हिस्ट्री है तो बच्चों को एक्नी होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। दूसरा मानसिक तनाव है, अगर किसी तरह का तनाव होगा तो भी एक्नी को बढ़ा देगा। और तीसरा फैक्टर है, अगर अपन कोई बाहर से त्वचा के ऊपर ऑयल लगाएंगे या ऑयली चीज़ें लगाएंगे, कोई ऑयली कॉस्मेटिक्स यूज़ करेंगे तो उससे भी एक्नी बढ़ जाएगी, कि ऊपर से बाहर से ये प्लग्स बना देगी है। अब और जो बड़ी एक और चीज़ है कि जिससे एक्नी बढ़ सकती है, ये सप्लीमेंट्स होते हैं। तो वो या तो बॉडी बिल्डिंग में काम लेते हैं, और या फिर वो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं। तो ये भी एक्नी को बढ़ावा देते हैं और इनसे भी एक्नी निकल जाती है। तो ये तो थे एक्नी के कारण और एक्नी कैसे होती है, एक्नी के क्या लक्षण हैं। अब अपन दूसरे भाग पे आते हैं कि भाई एक्नी का ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए, ट्रीटमेंट जो एक्नी का है, मैं सबसे पहले ये चीज़ कहना चाहूँगा कि एक्नी का जो पेशेंट होता है वो पहले से ही बहुत परेशान होता है, इसलिए क्योंकि एक तो एक्नी फेस पे दिखने वाली चीज़ है, तो उससे थोड़ा सा टेंशन उसका रहता है। दूसरा, इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो लंबा ट्रीटमेंट होता है, और यहाँ ट्रीटमेंट लंबा 4 से 6 महीने लग सकते हैं, कभी कदार इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। और ट्रीटमेंट का जो असर दिखता है वो भी बहुत देर से दिखता है, वो भी उसको ट्रीटमेंट असर दिखने में 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। तो उससे पेशेंट समझता है कि ये ट्रीटमेंट तो काम नहीं कर रहा है। ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है तो नतीजा ये होता है कि वो जानता है चलो दूसरे डॉक्टर के पास चलें, दूसरे तीसरे पास चलें, फिर चलो होम्योपैथिक करते हैं, फिर चलो आयुर्वेदिक करते हैं, और इस तरह से चेंज करता करता नतीजा ये निकलता है कि उसका ट्रीटमेंट कहीं हो नहीं पाता और एक्नी बढ़ती चली जाती है, उसको नुकसान होते चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे जोर देना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को समझते हुए ध्यान रखें कि एक्नी का प्रॉपर ट्रीटमेंट करें और धीरज के साथ में करें। तो एक ट्रीटमेंट में देखिए अपन इसको 3 भागों में बांटते हैं। एक तो कि स्किन की केयर, एक्नी के अंदर स्किन की केयर क्या करनी चाहिए। देखिए, एक्नी में अपन जानते हैं कि बहुत सारा तेल निकलता है और डेड सेल्स भी हो जाते हैं। तो पहला काम तो अपना है कि इन सेल्स को, इन तेल को बाहर साफ करना है अपने को। तो सफाई करने के लिए फेस वॉश करना पड़ेगा। फेस वॉश करने के लिए क्या अपन इस्तेमाल करेंगे, साबुन का। लेकिन साबुन में फिर अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऑर्डिनरी साबुन है वो साबुन से साफ करना अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्डिनरी साबुन होते हैं इनके अंदर क्षार की मात्रा, यानी जो एल्कली होते हैं उनकी ज़्यादा होती है, और उसके कारण से त्वचा में रूखापन ज़्यादा आ जाता है और त्वचा के अंदर जलन भी पैदा हो जाती है और उससे एक्नी बढ़ भी सकती है। तो इसलिए ये ऑर्डिनरी सोप्स का इस्तेमाल नहीं करें। और दूसरा, एक जो एंटीबैक्टीरियल सोप्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इन सोप्स के क्या होगा कि जो अपने अच्छे बैक्टीरिया होंगे जो स्किन सरफेस पे होंगे वो भी मर जाएंगे, तो उससे नुकसान होगा और उससे एक्नी और बढ़ जाएगी। तो इनका प्रयोग भी अपन नहीं करें। तो फिर अपन कौन से साबुन का प्रयोग करें? तो इसके लिए सिंथेटिक सोप्स आते हैं कुछ, जिनको हम सिंडेट बार कहते हैं, तो उनका प्रयोग इसके लिए बहुत अच्छा होगा। या फिर ऑयल फ्री क्लिंजर्स आते हैं, उनका प्रयोग अपन कर सकते हैं। अब दूसरी और स्किन केयर क्या करनी है अपने को। दूसरा, चूंकि रूखापन आ जाएगा ट्रीटमेंट के कारण से भी और वैसे भी इस फेस के ऊपर, तो उसके लिए अपने को मॉइस्चराइजर्स का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन मॉइस्चराइजर्स अगेन कि ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स का अपन प्रयोग करें। तीसरा, अपने को अगर बाहर जाएंगे धूप में तो उस धूप से बचने के लिए अपने को सनस्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए, और सनस्क्रीन भी ऑयल फ्री सनस्क्रीन होनी चाहिए। अब इसके अलावा जो बहुत से लोग गलती करते हैं वो ये है कि मुहासों को या एक्नी को नोचना नहीं चाहिए, फोड़ना नहीं चाहिए, है ना, खुजाना नहीं चाहिए। इसके कारण से क्या होता है, ये सब परमानेंट स्कार्स छोड़ जाते हैं। तो ये तो थी स्किन की केयर। अब अपन दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि उन फैक्टर्स को अवॉइड करें जो कि एक्नी को बढ़ावा देते हैं। तो उन फैक्टर्स में एक तो मानसिक तनाव होता है, तो जितना भी संभव हो मानसिक तनाव को अपने को कम करना चाहिए, जिस तरह से भी किया जाए। दूसरा, मैं यहाँ कहना चाहूँगा सप्लीमेंट्स का प्रयोग नहीं करें कि जो या तो बॉडी बिल्डिंग के लिए ले रहे हैं या ताकत बढ़ाने के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं। इन सप्लीमेंट्स के न केवल एक्नी को नुकसान होगा, एक्नी बढ़ेगी, बल्कि बॉडी को और नुकसान भी हो सकते हैं इसके। अब तीसरी चीज़ क्या है कि जो ऑयल का प्रयोग जो है ना,
कई लोग कहते हैं मुंह सूख रहा है चलो ऑयल लगा लें, पर वो नहीं करना है। ऑयल का प्रयोग नहीं करना है। अपने को कोई चिकनाई की दूसरी चीज़ें, क्रीम्स, लोशन, वैसलीन, इन चीज़ों या कॉस्मेटिक्स, ऐसे जो ऑयली कॉस्मेटिक्स का अपने को उपयोग नहीं करना है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, इनसे अपने को जो एक्ने को जो बढ़ावा मिलता है उनको अपन थोड़ा उस पर चेक कर सकते हैं। अब अपन तीसरे पार्ट पे आते हैं ट्रीटमेंट के, और वो होता है कि भाई दवाइयों से कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। तो देखिए, दवाइयों का ट्रीटमेंट जो है वो इस पे डिपेंड करता है कि एक्ने किस तरह की है, उसकी गंभीरता कितनी है, यानी वो किस स्टेज की एक्ने है। तो जैसे बिल्कुल माइल्ड एक्ने है, हल्की एक्ने है, तो हो सकता है अपने को दवाइयों की आवश्यकता ही नहीं पड़े और जो अपनी स्किन केयर है उससे ही काम चल जाए। लेकिन अगर उससे काम नहीं चल रहा है तो अपने को दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। तो जो ऐसी जो एक्ने होती है, जो कॉमेडोनिक एक्ने होती है, जिसमें सिर्फ एक कीले हैं, तो उसके लिए हम दवाई का इस्तेमाल करते हैं, उनको कहते हैं रेटिनॉइड्स। पर इन शॉट्स का ध्यान रखना पड़ेगा ये कि एक तो इनका केवल रात में उपयोग करें, क्योंकि ये दिन में लगाएंगे तो फोटो सेंसिटिविटी इनसे हो सकती है। और दूसरा इनका ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ये नहीं करें कि पूरे चेहरे के ऊपर अपने इसको लगा लें। जहाँ पिंपल्स है उनके ऊपर लगाएं, क्योंकि इनसे इरिटेशन होता है, काफ़ी जलन हो सकती है इनसे। अच्छा, अब दूसरी स्टेज आती है एक्ने की, जहाँ पे थोड़ी मॉडरेट एक्ने है, थोड़ी ज़्यादा एक्ने है, सेकेंड ग्रेड की एक्ने पर कह सकते हैं। उसमें क्या है कि आप कीलों के अलावा कुछ पिंपल्स, पेप्यूल्स भी हैं, कुछ पस्ट्यूल्स भी हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें इन रेटिनॉइड्स के अलावा अपने को कुछ एंटीबैक्टीरियल लोशंस या क्रीम, एंटीबैक्टीरियल जेल भी अपने को इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो एंटीबैक्टीरियल्स के अंदर अपने पास दो बड़ी चीज़ें हैं, एक तो बेंजोइल पेरोक्साइड है और एक क्लिंडामाइसिन है। तो इनका उपयोग करने से ये एक्ने में काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अब जो तीसरी स्टेज है सीवियर एक्ने की, जो गंभीर एक्ने है, उसमें अकेले इनसे काम नहीं चलेगा, उसमें अपने को कुछ खाने की दवाइयाँ भी लेनी पड़ेगी। तो सीवियर एक्ने के अंदर चूंकि बहुत सारे पेप्यूल, पस्ट्यूल के अलावा बड़े दाने भी हो जाते हैं, गांठें भी हो जाती हैं, कुछ सिस्ट भी हो सकती हैं, इसलिए अपने को खाने की दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उनमें हम एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं। एंटीबायोटिक्स में जनरली हम टेट्रासाइक्लिन लेते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन है, मिनोसाइक्लिन है, फिर एजिथ्रोमाइसिन है या एरिथ्रोमाइसिन है, इनका प्रयोग करेंगे। और इनके एक निश्चित डोज के अंदर एक निश्चित अवधि के लिए प्रयोग करेंगे, तो उससे एक्ने में फ़ायदा होगा। अब जो आखिरी प्रकार की एक्ने है, जो सबसे ज़्यादा सीवियर एक्ने है, जिसको हम नोडुलोसिस्टिक एक्ने भी कह देते हैं, उसके अंदर इन दवाइयों के अलावा अपने को खाने वाले रेटिनॉइड्स का प्रयोग करना पड़ेगा, और उसमें है आइसोट्रेटिनॉइड। तो आइसोट्रेटिनॉइड बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी है, और उन साइड इफ़ेक्ट्स पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो एसिट्रोटाइन को एक पर्टिकुलर डोज के अंदर देनी पड़ती है और पर्टिकुलर टाइम के लिए देनी पड़ती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मुंह सूखा सूखा हो जाएगा, होठ भी फटेंगे, आंखें भी सूखी हो सकती हैं, नाक भी सूखी हो जाएगी, नाक के अंदर से थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इनका ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके लिए अपने को प्रॉपर मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा साइड इफ़ेक्ट जो इसका हो सकता है कि ब्लड के अंदर लिपिड्स की मात्रा बढ़ सकती है। तो इसीलिए ये मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, इसलिए डॉक्टर ही इसको देख सकेगा कि भाई टाइम टू टाइम वो चेक कराएंगे कि लिपिड्स की मात्रा तो नहीं बढ़ रही है। और तीसरा जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को अपन नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चे को ये नुकसान करता है। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, देने से पहले ये देखना पड़ेगा कि कहीं जो महिला है वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, और उसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे कि ये ध्यान रखे कि वो प्रेग्नेंट नहीं हुए है। तो ये था एक्ने का ट्रीटमेंट। ये जितने भी ट्रीटमेंट हमने बताए हैं या डायग्नोसिस बताए हैं, ये जो आप अपने आप से इसको नहीं डिसाइड करें। देखिए, आज के युग में आपका प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, टीवी है, इतने साधन हैं आजकल जिनके द्वारा बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। और इन जानकारी से लोग अक्सर क्या करते हैं कि वो चित्र देख के कि हाँ भाई ऐसा है, या इंटरनेट पे देख के ये इसके लक्षण है तो ये बीमारी अपनी है, और वो अपने आप को डायग्नोस कर लेते हैं और बाजार से जाके ट्रीटमेंट ले आते हैं। और चूंकि इंडिया में तो खास कर ये कि हर दवाई यहाँ बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है दवाइयों को दुकान पे, तो कोई भी दवाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये बड़ा घातक है, ये बहुत नुकसानदायक है। और इसी तरह से जैसे मैंने पहले कहा था, ये सप्लीमेंट्स वगैरह का प्रयोग नहीं करें, इनसे एक्ने बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने पर मैं एक बार पुनः जोर दूंगा कि कोई सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, कोई सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करें। ये जो कुछ भी जानकारी आपको दी जा रही है वो जानकारी सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये नहीं इससे आप कोई डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट करने का प्रयास नहीं करें। आज की मैं चर्चा यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।